अच्छा बेटे, गुड लिविंग ग्रुप जो है वो वैसे तो इसके लिए आपको एसिड बेस की केमिस्ट्री जो है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए, लेकिन फिल वक्त जो है वो दो तीन बातें जो है उनको जहन में रखें। जो बेटे अच्छा सुबह एक जो ग्रुप ने प्रेजेंटेशन दी है तो उसमें भी ये बात डिस्कस हुई है वैसे गुड लिविंग ग्रुप के हवाले से। जो बेटे गुड लिविंग ग्रुप होता है वो वीक बेस होती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वीक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है? ये जो बेटी जिसका क्वेश्चन था वो सुन रही है मुझे? यस सर। बेटे जो गुड लिविंग ग्रुप है वो वीक बेस होती है, और वीक बेस को चेक करने का तरीका ये होता है कि आप उसके साथ हाइड्रोजन अटैच करके उसका कंजुगेट एसिड बना के देखें। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हैलोजन जो है वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, तो जो इसके नेगेटिव आयंस हैं जैसे क्लोराइड है या ब्रोमाइड है, तो आप इसको टेस्ट करें कि जब आप इनके साथ H लगा देंगे तो जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक थ्योरी पढ़ी हुई है आपने, लोरी ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसकी जो कंजुगेट बेस होती है वो वीक होती है। अगर ये सारे हैलोजन एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो इनकी जो कंजुगेट बेस है जो कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयंस हैं, ये सारी वीक बेसिस होंगी, और अगर ये वीक बेसिस हैं तो ये गुड लिविंग ग्रुप है। समझ आ रही है बात की? यस सर। दूसरी बात ये होती है कि कोई वीक बेस जो है वो हमें कैसे पता है कि ये वीक बेस है, या वो हम कहते हैं कि ये जो है वो स्टेबल है। वीक बेस जो है उसमें ये होता है बेटे कि हैलोजन्स जो है वो वीक बेसिस इसलिए है या गुड लिविंग ग्रुप इसलिए है कि ये जो नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप बेसिकली वो जो बॉन्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो लीव करता है, तो वो जो बॉन्ड पेयर है उसको उन्होंने कमोडेट करना होता है। क्योंकि हैलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में ऑलमोस्ट जो है वो सबसे ज्यादा होती है, तो ये उस नेगेटिव चार्ज को बड़ा साइज होने की वजह से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उसको अकोमोडेट कर लेते हैं इजीली। इस वजह से जो है वो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, वो नेगेटिवली चार्ज आयन जो है वो उनके स्टेबल होते हैं, तो वो वीक होती हैं, बेसिस वीक होती हैं, वो इजीली जो है वो आपको नेगेटिव चार्ज डोनेट नहीं करेंगी। अगर डोनेट करेंगी भी तो वो बॉन्ड कंपैरेटिवली अगर कहीं पे इनका कंपैरिजन जो है वो हाइड्रोजन या अल्काइल पार्ट के साथ आ रहा है लीव करने के साथ, तो ये इजीली कर देंगी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनसे कहीं ज्यादा होती है। अगर आप अभी इसमें देखें तो अल्काइल एक जगह पे अगर ऑप्शन है कि आपका अल्काइल पार्ट लीव कर सकता है या फिर आपका जो है वो हैलोजन लीव कर सकता है, तो अल्काइल पार्ट को भी आप जो है इसी तरह से R माइनस करके देखें, और R माइनस बहुत जो है वो जितने भी बेसेस अवेलेबल है उनमें ऑलमोस्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। इसके साथ जब आप H लगा के देखेंगे तो अल्केन बनेगी। तो अल्केन जो है वो आप उसको एसिडिक, आप अल्केन को जो है वो एसिड कहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम उसे एसिड कहते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड है और अल्केन एसिड के नेचर नहीं होते। तो आप देखें कि जो वीक एसिड है या ऑलमोस्ट ना होने के बराबर एसिड है अल्केन, उसकी कॉन्जुगेट बेस कितनी स्ट्रांग होगी? अगर वो स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि वो लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। लिविंग ग्रुप अच्छा होने के लिए उसको वीक बेस होना चाहिए। आई थिंक यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट जो मेथड है जिसे बेटे हम प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोनिल, वो एसिड क्लोराइड्स हैं। एसिड क्लोराइड बेसिकली पीछे भी एसिड क्लोराइड रोजनमंड रिडक्शन से भी हमने अभी एसिड क्लोराइड को यूज करके बेसिकली हमने प्रिपेयर किया है। लेकिन अगर आप लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट्स, ये भी वैसी जो वो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये उसी की फैमिली से हैं, तो ये उनसे थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं। अगर आप इनकी ट्रीटमेंट करवा दें अल्काइल हेलाइड की क्यूप्रस हेलाइड के साथ, तो सॉरी अल्काइल लिथियम की क्यूप्रस हेलाइड के साथ, तो हमारे पास लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट्स बन जाएगा। ये जो सेकंड स्टेप में आपको अगर नजर आ रहा है ये वाला, ये लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट है। ये लिथियम ऑर्गेनो क्यूपरेट फिर वही बात है, हमारे पास ये जो R है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, और एसिड हेलाइड की जो कार्बोनिल कार्बन है ये वो इलेक्ट्रोफिलिक है। तो दोनों के दरमियान रिएक्शन कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा, और लिविंग ग्रुप की फिर चॉइस आएगी तो ये क्लोरीन इजीली लीव कर देगा, क्योंकि R जो है वो मैंने अभी जैसे एक्सप्लेन किया कि वो R लीव नहीं करेगा। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो ऑर्गेनो कॉपर है, लिथियम क्लोराइड है, और इसी तरह से जो है वो कीटोन जिसकी हम प्रिपरेशन जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है दे किस तरह होता है, कार्बोनिल जो ग्रुप है बेटे उसका जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ऑक्सीजन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा ये है कि कार्बोनिल ऑक्सीजन जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, इन दोनों में फर्क क्या है। जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है बेटे, एक तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से स्मॉलर है पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से, और वो दूसरा शार्टर बॉन्ड है, यानी कि शार्टर है तो फिर वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ ताल्लुक आपने पढ़ा होगा, जितना ये बॉन्ड शार्टर होता जाएगा उतना ही जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो है वो एक तो शार्टर होता है, दूसरा उससे स्ट्रॉन्गर होता है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। पोलैरिटी उसमें जो आयोनिक करैक्टर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये शार्ट हो जाती है लेंथ इसकी, और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आता है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर आता है। पिछले जितने भी आपने रिएक्शन देखे हैं तो उसमें कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करती है। तो ज्यादातर जो आप रिएक्शन देखेंगे कार्बोनिल की केमिस्ट्री के, उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको जो है वो ज्यादातर नजर आएंगे, जिसमें न्यूक्लियोफाइल बेसिकली या तो ऐड हो रहा होता है या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो रही होती है, यानी कि जो कार्बोनिल के ऊपर लगा हुआ ये ऑक्सीजन है, ये बेसिकली वाटर बन के या फिर किसी और ग्रुप की सूरत में ये जो है वो लीव। ये एक जनरल रिएक्शन दिखाया गया है कि जिसमें ये जो कार्बोनिल का अल्फा कार्बन होता है उसकी इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनिल कार्बन के ये कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोनेगेटिव, या आप कह लें कि -I इफेक्ट की वजह से ये जो अल्फा कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, और उसके ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो वो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिनको रिमूव करना इजी हो, तो हम उनको एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो अल्फा जो कार्बन होती है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती है, जबकि कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होती है। जी बेटे। सर ये जो कार्बन है कार्बोनिल का, इसमें सर डबल बॉन्ड मौजूद है ऑक्सीजन और कार्बन का, तो ये न्यूक्लियोफिलिक के तौर पर एक्ट नहीं करेगा बेटे? बेसिकली कार्बोनिल कार्बन का ये जो सेंटर है ये एक्ट करता है, कुछ रिएक्शंस में जो है ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। तो मैंने कहा ज्यादातर जो रिएक्शन है इसके वो उसमें कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक जो सेंटर के ऊपर हो रहे होते हैं, बाकी ये दूसरे रिएक्शन भी जो है वो ऑफ कोर्स देगा। सही है सर, आगे समझ। तो ये अगर आप देखें, ये जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंटरमीडिएट बनाया हुआ है, ये बेस कोई भी बेस जो है ये अब अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर लेगी तो ये अल्फा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो एक में जो है वो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम कार्बेनाइन कहते हैं, वहां पे कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरा जो है वो इनोलेट आयन कहलाता है। डबल बॉन्ड के साथ अगर ऊपर O नेगेटिव लगा हुआ है तो इसको हम इनोलेट कहते हैं। अगर इसको आप H से रिप्लेस कर दें, नेगेटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए H लगा दें O के साथ, ये इनोल बन जाता है। ग्रेटर स्टेबिलिटी इनोलेट आयन की ग्रेटर स्टेबिलिटी की वजह से कार्बन आयन के साथ जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनाइन जो है अक्सर हम उसे इनोलेट आयन कहते हैं। आप अक्सर रिएक्शन में देखेंगे जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है उसके अंदर जो है इसका बेसिकली ये इनोलेट आयन जो है उसमें उसका अल्फा कार्बन ही जो है वो ज्यादातर रिएक्शन कर रहा होता है, वो अटैक कर रहा होता है दूसरे कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। तो ये रिएक्शन है। सबसे पहला हम ये जैसे मैंने अभी बात की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप में। तो ये जनरल रिएक्शन दिखाया गया है शुरू में। कार्बोनिल कार्बन वैसे sp2 हाइब्रिडाइज होती है और ये कार्बोनिल कार्बन प्लस उसके साथ जुड़ी हुई जो ऑक्सीजन है और उसके साथ जो है वो जो ग्रुप अटैच होते हैं ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है ये प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ये, और जो sp3 है वो बेसिकली टेट्राहेड्रन 3 डायमेंशनल जो है वो ज्योमेट्री में आ जाती हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल की एडिशन हो जाती है कार्बोनिल कार्बन में तो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाती है। इसका मतलब है जो इंटरमीडिएट बनता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से वो टेट्राहेड्रल इन नेचर होता है, यानी कि वो sp2 नहीं रहता, वो प्लेनर भी नहीं होता, वो टेट्राहेड्रल होता है। वो दोबारा कोई लिविंग ग्रुप जब उसमें से लीव कर जाएगा उसके बाद दोबारा वो प्लेनर हो सकता है अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन अगर वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है जैसा कि ये अभी जनरल रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, इस केस में फिर आपका कार्बन sp2 से sp3 में जो है वो कन्वर्ट हो गया है।
तो ये कुछ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उनकी रिएक्टिविटी है बेस्ड ऑन के कार्बोनिल कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन से लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है ये एल्डिहाइड, फार्म एल्डिहाइड है बेसिकली। ये रिएक्टिव क्यों है बेसिकली, इसमें इसका जो इंडक्टिव फैक्ट है जो कार्बन जो अटैच हैं कार्बोनिल कार्बन के साथ, बेसिकली जिस तरह से ये अल्काइल पार्ट्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से ये प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इस कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को रिड्यूस करना शुरू कर देता है बेसिकली। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर रिड्यूस होता है तो ये रिएक्टिविटी उसकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। हम इसीलिए कहते हैं जनरली कि जो एल्डिहाइड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कीटोन्स, क्योंकि कीटोन्स में दो अल्काइल पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं, जबकि एल्डिहाइड में एक ही अल्काइल पार्ट जो है वो कनेक्टेड होता है। या फार्म एल्डिहाइड में तो सिर्फ होते ही दोनों हाइड्रोजन है। एक तो ये फैक्टर जो है वो इंडक्टिव फैक्ट जो है वो अल्काइल ग्रुप्स का जो है वो अफेक्ट करता है इसकी रिएक्टिविटी को। दूसरा बेटे स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो, अब देखें अगर फार्म एल्डिहाइड की बात करें तो उसमें जो ये हाइड्रोजन है इनका साइज बहुत छोटा है, जो भी न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा उसके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं है स्टीरिकली। लेकिन जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप ऐड होते जाते हैं या अगर वो अल्काइल ग्रुप साइज में बड़े हैं जैसे कि आखिरी मॉलिक्यूल है, तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस काज करते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल के लिए इस सेंटर को अप्रोच करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस वजह से भी जो है वो रिएक्टिविटी स्लो होना शुरू हो जाती है। ये दो फैक्टर हैं जो कि कंट्रोल कर रहे होते हैं इसकी रिएक्टिविटी को, और ये आर्डर भी उससे जस्टिफाई हो रहा है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें वाटर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर जो है वो ऐड हो रहा होता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसे हम हाइड्रेट कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में जेम डाइओल का ही दूसरा नाम जो है वो हाइड्रेट है। वाटर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर वाटर का जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, और उसके ऊपर लोन पेयर होने की वजह से, और जो ये कार्बन है ये अभी हम डिस्कस करके आए हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो हमारे पास प्लस यानी कि प्रोटॉन जो है वो उसको ट्रांसफर होगा, ओ माइनस को, तो हमारे पास एक यानी कि इससे प्रोटॉन निकलेगा और इसको ट्रांसफर होगा, तो ये हमारे पास दो OH ग्रुप बन जाएंगे। इसको हम जेम डाइओल या हाइड्रेट कहते हैं। एडिशन ऑफ वाटर जो है वो कार्बोनिल कार्बन में वो बेसिकली हाइड्रेट बनाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी जब आप इसको जो है वो इसके आगे रिएक्शन देखेंगे या इसकी केमिस्ट्री देखेंगे तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी। तो इसका ये बेटे जो हाइड्रेट होता है ये कार्बोकेटाइन से जो है वो सिमिलर है। अगर आप इसकी स्टेबिलिटी की हम बात करें तो ये जो आफ्टर द एडिशन, या फिर अगर आप सिर्फ फार्म एल्डिहाइड और कोई दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन लेके उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही हैं उनके डाइपोलर स्ट्रक्चर है बेसिकली। ये डाइपोलर स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि अगर आप इनके साथ ही ये कार्बोकेटाइंस को जो है वो ऑब्जर्व करें तो ये कार्बोकेटाइंस के जो कार्बन हैं और ये जो एल्डिहाइड्स के जो डाइपोलर स्ट्रक्चर्स या कीटोन्स के डाइपोलर स्ट्रक्चर के कार्बन है, ये बिल्कुल इनकी स्टेबिलिटी जो है वो रिलेटेड है टू कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट जो है उसमें सर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में? होता है, बिल्कुल होता है। स्टेबिलिटी सेम कैसे होगी? मैंने कहा बेटे स्टेबिलिटी रिलेटेड होती है टू कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। जैसे उनमें सबसे कम जो स्टेबल होता है वो मिथाइल कार्बोकेटाइन है, फिर उसके साथ जब एक अल्काइल ग्रुप आ जाएगा तो उनकी जो है वो स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे कोई मॉलिक्यूल या कोई आयन जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा वो रिएक्टिव लेस होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही बात की? तो जी सर। ये बेसिकली वो पॉइंट डिस्कस हो रहा है कि जैसे जैसे ये आर ग्रुप ऐड होना शुरू होते हैं तो ये जो कार्बोकेटाइन है बेसिकली ये स्टेबल होना शुरू हो जाता है उसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, जो कि अभी हम ऊपर आर्डर डिस्कस करके आए हैं कि जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का जो ये डाइपोलर स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसको पॉजिटिव कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए H मौजूद है जो कि प्लस आई इफेक्ट शो नहीं कर सकते। वहां पे अगर अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो वो उसको स्टेबल कर लेंगे जैसे कि कार्बोकेटाइन के अंदर हो रहा होता है। तो उन टर्म्स में जो है वो हम उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे कोई भी आयन जो है वो स्टेबल होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है।
ये बेटे रिएक्शन नीचे आ गया है, इसका मैकेनिज्म भी आप देख लें। ये दोनों एसिड कैटालाइज्ड एडिशन भी होती है, बेस कैटालाइज्ड एडिशन भी होती है। अब दोनों में फर्क क्या है? जो एसिड कैटालाइज्ड एडिशन होती है बेटे, एसिड जो है वो बेसिकली कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है। और से बात सुनिएगा, जो एसिड होता है वो कार्बोनिल ऑक्सीजन को जब प्रोटोनेट करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करती है कार्बन से और ज्यादा अपनी तरफ। तो जो कार्बन है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ती है, तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी आप एसिड कैटालाइज्ड एडिशन करवाएंगे तो उसमें बेसिकली हम इंक्रीज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। लेकिन जब हम जो है वो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो बेस बेसिकली कार्बोनिल के साथ, तो इट हैज नथिंग टू डू विद कार्बोनिल कार्बन। ये क्या करती है, ये जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है बेसिकली उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है बाय एब्स्ट्रैक्टिंग प्रोटॉन। बेस का काम प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो जो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा, जैसे वाटर अगर ऐड हो रहा है तो वाटर के अंदर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके वो उसको हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगी। तो हाइड्रोक्साइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है एज कंपेयर टू वाटर। सॉरी, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो ये दोनों मैकेनिज्म में थोड़ा सा फर्क है। जो एसिड कैटालाइज्ड है वो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है। जो बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है वो न्यूक्लियोफाइल जो ऐड हो रहा होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है। और ये ऊपर जो है अगर आप रिएक्शन को देखें तो इसमें वाटर की एडिशन दिखाई गई है। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। फिर ये हाइड्रोजन, यही वाला वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पर भी चूंकि एक्ट कर रहा है, तो ये प्रोटॉन की शिफ्टिंग करवाता है। वाटर से एक प्रोटॉन निकलेगा, उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। तो हमारे पास, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जेम डाइयोल बनेगा इस रिएक्शन के थ्रू। ये बच्चे जो इसके हाइड्रेट हैं वैसे ये स्टेबल नहीं होते, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं या कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनके हाइड्रेट जो हैं वो स्टेबल होते हैं। अब वो हाइड्रेट स्टेबल किस तरह से होते हैं, ये अगर आप नीचे मॉलिक्यूल देखें तो एसिटाल्डिहाइड के अगर 3 कार्बन की जगह पे क्लोरीन हो तो हम उसको ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, या दूसरा उसका कॉमन नेम क्लोरल है। तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड जो है वो उसको अगर हम, चूंकि उसमें भी कार्बोनिल फंक्शन है, उसमें अगर आप वाटर की एडिशन करवाएं तो वाटर जेम डाइयोल बन जाएगा। और ये जो जेम डाइयोल है या हाइड्रेट है ये स्टेबल होता है माइनस आई इफेक्ट की वजह से हैलोजेंस के। तो इस तरह का जो हाइड्रेट है, और भी इस तरह के आपको मिलेंगे अगर आप जो है वो दोनों तरफ कीटोन के भी दोनों तरफ जो है वो 6 हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस कर दें और उसके बाद वाटर ऐड करें, तो जो उसका भी हाइड्रेट होगा वो स्टेबल होगा। तो ये क्लोरल हाइड्रेट जो है ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, हम उसे सेपरेट भी कर सकते हैं और आगे जो है वो उसे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं। ये नीचे एल्डिहाइड का हाइड्रेट सॉरी दिखाया गया उसका। अब जो नेक्स्ट जो दूसरा जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें वाटर की बजाय अल्कोहल जो है वो अल्कोहल भी, चूंकि वाटर का हाइड्रोजन अगर आप अल्काइल से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास अल्कोहल की क्लास बनती है। अल्कोहल भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। तो सेकंड जो न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन है वो बेसिकली अल्कोहल के एडिशन से हमारे पास हेमी एसिटाल्स और हेमी कीटाल्स बनते हैं। जनरली अगर एल्डिहाइड्स हैं तो हम उन्हें हेमी एसिटाल्स कहते हैं, और अगर कीटोन्स हैं तो हम उन्हें कीटाल्स, हेमी कीटाल्स कहते हैं। हेमी कीटाल्स, ये आपको जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो नजर आ रही होगी जब वाटर की जो है वो जगह पे मेथेनॉल जो है वो ऐड हो रहा होता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। तो एक कार्बन एक ग्रुप हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होता है जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है, और दूसरा जो है ये अल्कोक्सी पार्ट जो है वो ऐड हो रहा है। तो ये वाला जो कंपाउंड बन गया है ये हेमी एसिटाल कहलाता है। अगर आप कीटोन यूज करेंगे तो ये हेमी कीटाल है। इसका मैकेनिज्म भी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है वाटर के मैकेनिज्म के साथ। वहाँ पे हाइड्रोजन वाटर की जगह पे आप रिप्लेस कर दें मेथेनॉल को तो ये नीचे आपको उसका मैकेनिज्म नजर आ जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर वाला भी हाइड्रोक्सी जो है इसमें H की जगह पे R पार्ट आ जाए, तो अगर दूसरा यानी कि मोल भी इसका रिएक्शन करे तो उस सूरत में जो है वो हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल की बजाय एसिटाल और कीटाल बनते हैं। ये अगर आप आगे जो है वो रिएक्शन देख रहे हैं, चेंज जो है वो एसिटाल्स हैं, हेमी एसिटाल या हेमी कीटाल्स, वो बेटे स्टेबल नहीं होते, जबकि जो साइक्लिक एसिटाल है और हेमी एसिटाल जो है वो स्टेबल होते हैं।
हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, उसको जो साइक्लिक हेमी एसिटाल है उसको बनाने के लिए ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि विद इन द मॉलिक्यूल ही वो न्यूक्लियोफाइल हो और वो कार्बोनिल कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है वो भी उसी जो फंक्शन एल्डिहाइडिक फंक्शन भी उसी मॉलिक्यूल में हो, तो वही कार्बन जो है वो हाइड्रोक्सी फंक्शन जो है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो उसके ऊपर अटैक करेगा। तो ये जो हमारे पास साइक्लिक हेमी एसिटाल बन जाएगा। साइक्लिक हेमी एसिटाल जो है ओपन चेन जो एसिटाल हेमी एसिटाल है उससे ज्यादा स्टेबल होता है। ये एसिड कैटालाइज फॉर्मेशन है ऊपर वाला, इसमें वाटर, ये जो एसिड है ये प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन को, और जो है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये कार्बोनिल कार्बन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है और उसके बाद जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर उसमें ऐड हो जाता है। इस तरह बेस कैटालाइज में ये क्या करेगा, बेस कैटालाइज में ये पहले स्टेप के अंदर ये जो बेस है, ये जो वो न्यूक्लियोफाइल है अल्कोहल चूंकि न्यूक्लियोफाइल के तौर पर ऐड हो रही है, तो ये उसके अंदर से प्रोटॉन रिमूव करके उसे एल्कोक्साइड आयन या मेथोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देगा। मेथोक्साइड आयन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज कंपेयर टू उसका जो पेरेंट अल्कोहल है। तो अब ये आगे फिर अटैक करके जो है ये हेमी एसिटाल या कीटाल जो है वो बना देता है। तो इसकी वही केमिस्ट्री है शुरू में जिसको हमने अभी डिस्कस किया था।